मोदी सरकार ने एक आदेश से सरकारी कर्मचारियों पर उसकी जो आरएसएस की शाखाओं या गतिविधियों में शामिल होने का जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जाना पहचाना नाम, जो पेरेंट संगठन कहा जाता है बीजेपी का, और जो 1925 में जिसकी स्थापना हुई। क्या है पूरा वाकया, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आरएसएस संगठन 1925 में बना, और विशेषकर होता क्या है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली थी, जो सोच थी, जो समझ थी आज़ाद भारत की या लड़ाई के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान, उससे जो लोग सहमत नहीं थे, जो चाहते थे कि हिंदू आगे रहें, और क्योंकि मुसलमानों के संगठन भी ऐसे खड़े हुए मुस्लिम लीग के नाम पर, और इधर आरएसएस ने हिंदू का नेतृत्व करना शुरू किया और कहा, उसकी ये सोच थी कि इस देश की जो बागडोर है वो आज़ाद भारत में हिंदू के पास रहनी चाहिए, हिंदू की हितों की रक्षा होनी चाहिए। इस बात को लेकर वो कांग्रेस से थोड़ा सा असहमत था कि कांग्रेस सभी को साथ लेके चल रही थी और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही थी, कह रहे थे कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए जो आज़ाद भारत में सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, सबकी भागीदारी समान होनी चाहिए। यही मतभेद ने आरएसएस को जन्म दिया और आगे चल के उनमें एक रस्साकसी चलती रही और आज़ादी की लड़ाई भी दोनों लड़ते रहे, परंतु एक दूसरे को कमज़ोर करने की भी कोशिशें होती रही, और जिसमें आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस ने कई बार मुस्लिम संगठनों से भी समझौता किया और अंग्रेज़ों से भी समझौता किया, और ये टीवी डिबेट में और बाकी चर्चाओं में, आरोप प्रत्यारोपों में समय समय पर सामने आता ही रहता है। और मेन मुद्दा ये है कि जब तिरंगा की बात होती है तो आरएसएस उससे भी सहमत नहीं था, और कहा जाता है कि अभी कुछ सालों से आरएसएस अपने कार्यालय में अब तिरंगा लगाना शुरू किया, पहले वो तिरंगा भी अपने कार्यालय के ऊपर नहीं लगाता था। वही बात संविधान को लेके है कि संविधान को लेके भी आरएसएस ने अपने मुखपत्र पर भी, जो जब संविधान बचाओ को लेकर अभी बात हुई थी, इस 18वीं लोकसभा के जो पहला सत्र हुआ और उसमें जब शपथ ग्रहण हुआ, तो उसी दौरान एक उस कटिंग को पढ़ रहे थे जिसमें उस संविधान में असहमत जताई थी आरएसएस ने। उसकी पेपर कटिंग जो कांग्रेस अध्यक्ष करके हैं उन्होंने भी दिखाया भी था। तो ये सारी बातें होती हैं। वहीं इसके बाद भारत का बंटवारा होता है, और जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने अलग वो मांगा कि हमको अलग देश चाहिए, और जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है उसके रूप में मुसलमानों के लिए दो देश दिए गए। और उस दौरान दंगे हुए, और दंगों में जब महात्मा गांधी ने उस दंगों का विरोध किया और हिंसा का विरोध किया, तो इससे कहीं ना कहीं असहमत होकर उनकी हत्या कर दी गई। जब महात्मा गांधी की हत्या होती है तो उसके बाद ये संदेह होता है कि इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस पर संदेह किया गया, और आरएसएस पर 30 जनवरी 1948 में पहली बार प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जुलाई 1949 में उस समय जो आरएसएस के वो थे प्रमुख, संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलकर, उनकी और सरदार पटेल के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये बात कही गई कि संघ है, आरएसएस है, अपना संविधान बनाएगा, क्योंकि संघ का अपना कोई संविधान नहीं है, और वो अपने अंदर जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से करेगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने संगठन के अंदर स्थापित करेगा। और तीसरी एक समझौता हुआ कि वो किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं करेगा। तो इन बातों में सहमत होकर वो सहमत हुए जो उसके उस समय के प्रमुख थे, और इन सारी चीज़ों को देखकर जुलाई 1949 में संघ पर प्रतिबंध हटा दिया गया। और उसके बाद पटेल जी की भी मौत हो गई, और संघ पर ना आज उसका अपना कोई संविधान है आज तक, ना उसके अंदर लोकतांत्रिक जो तरीके से अपना वो संगठन होता है वो उसका अभी व्यवस्था नहीं है, और
दूसरी बात रही राजनीतिक गतिविधियाँ, तो राजनीतिक गतिविधियों में वो पहले जनसंघ के रूप में राजनीतिक गतिविधियाँ में शामिल होता था, अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो रहा है। परंतु एज ए आरएसएस डायरेक्ट उसका राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है, या राजनीतिक ना चुनाव लड़ता है आरएसएस, ना कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल रहता। 1964 में पंजाब सरकार ने रामफल नाम के कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उस जो सिविल सर्विस अधिनियम 1964 का उल्लंघन माना गया और आरएसएस के कार्यक्रमों में उसकी भागीदारी को, और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और दूसरी ओर ये कर्मचारी थे वहाँ के मैसूर के, उनको उनका प्रमोशन रोक दिया गया। तो ये जो पंजाब के थे रामफल, वो अदालत में गए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि मैं संघ के जो कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेता हूं, ये उन्होंने स्वीकार किया। परंतु उन्होंने कहा आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, और सरकार इस चीज़ को साबित नहीं कर पाई कि आरएसएस राजनीतिक संगठन है, और उनकी नौकरी बहाल हो गई। और यही मैसूर हाई कोर्ट ने पाया कि जो संघ है, इस 1966 में ये निर्णय आया कि संघ जो है राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का प्रमोशन इस आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए। तो इन दोनों के बावजूद 1966 में एक कानून पास किया गया। 1966 में और 1970 1980 में तत्कालीन सरकारों ने कानून पास किया, और उसमें कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के शाखाओं में या आरएसएस की किसी भी गतिविधियों में भागीदारी नहीं करेगा। अगर वो करता है तो जो सिविल सर्विस अधिनियम 1964 है उसको उल्लंघन माना जाएगा। और इसी आरएसएस अपनी गतिविधियाँ करता रहा, और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई देश में, तो बहुत विरोध हुआ इसका, आरएसएस ने जम के इसका विरोध किया। तो आरएसएस पर दूसरी बार 1975 में इमरजेंसी के साथ साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब देश में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, तो चुनाव में जो जनसंघ था वो जनता पार्टी में विलय हो गया, और जनता पार्टी की सरकार आ गई इमरजेंसी के बाद। और जनता पार्टी की सरकार आते ही आरएसएस पर लगा प्रतिबंध 2 साल के बाद ख़त्म कर दिया गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक संगठन तैयार किया भारतीय जनता आरएसएस ने, और 1984 में उसकी 2 सीटें आई लोकसभा में, उसने 2 सीटें जीती। और 1986 में राम मंदिर का जो ताला खोला गया, उसके बाद जो विवाद था वहाँ का मंदिर और मस्जिद को लेकर, वो बहुत ज़्यादा गर्मा गया। और भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने और बाकी हिंदू संगठनों को ये एक अच्छा अवसर दिखा है, राजनीतिक क्षेत्र वो बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने इसमें बहुत सक्रियता से भाग लिया। और जबकि दूसरे जो संतों का संगठन था वो इसको अदालत में लड़ रहा था। 1986 से 1992 के बीच में इन संगठनों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और बजरंग दल हो, और ऐसे ही दूसरे महिलाओं के संगठन हैं जो इनसे जुड़े थे, उन्होंने बहुत जोर शोर से इस लड़ाई को लड़ा सड़कों में। और 1992 में उस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। नरसिंह राव सरकार थी उस समय, वो प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर 1993 में आरएसएस का प्रतिबंध हटा दिया गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई और वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और उनके प्रधानमंत्री बनने के दौरान भी जो प्रतिबंध था सरकारी कर्मचारियों का आरएसएस की शाखाओं और गतिविधियों में भाग लेने का, वो प्रतिबंध जारी रहा। मोदी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया। परंतु 2024 में उनकी अचानक सीटें गिर गई, और ऐसा लगा कि मोदी मैजिक जो है वो समाप्त हो रहा है। हिंदू मोदी की नीतियों से खफा है, और उसका वोट डाइवर्ट हो रहा है। इन सारी चिंताओं के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने, जैसे कि 86 में खेला राम मंदिर कार्ड, और वो अब फीका पड़ गया इस चुनाव में, 24 के चुनाव में वो नहीं चला। और जहां राम जन्मभूमि जिस लोकसभा क्षेत्र में पड़ते वहीं से वो चुनाव हार गए। यही नहीं, यूपी के उन सारी सीटों से वो चुनाव हारे जहां जहां वो राम से जुड़े हुए स्थान जो थे। तो ये सारी चिंताएं भाजपा को सता रही थी, और इनका मंथन रहा होगा तो कि क्यों ऐसा कोई चीज़ हो जिससे लोग हमसे जुड़े, या फिर हमारा संगठन का विस्तार हम कर सकें।
तो आरएसएस और बीजेपी का हो सकता है मंथन में ये चीज़ निकले कि आरएसएस का जो विस्तार करने का एक स्कोप है सरकारी कर्मचारी, और सरकारी कर्मचारी भी सरकार से जुड़े हैं, सरकार भी इन्हीं की है, और सरकारी कर्मचारी अगर इनसे आसानी से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो अपने तीसरे कार्यकाल में 9 जुलाई को यह आदेश उन्हें वो प्रतिबंध हटाते हुए आदेश जारी किया कि सरकारी कर्मचारी, ये जो 58 साल पुराना आदेश था, उसके संशोधन करके ये कह दिया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को सबको समान भाव से सेवा करनी होती है, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं कर सकता। जो सरकार आरएसएस के समर्थन से बनी है, अप्रत्यक्ष रूप से पीछे बैकडोर से, पर्दे के पीछे जो आरएसएस के समर्थन से जो सरकार बनी है, उसको फ्रंट में एक आरएसएस के समर्थित लोग मिल जाएंगे, आरएसएस से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे, जो उसकी योजनाओं को ग्राउंड तक ले जाएंगे। ये एक माध्यम सरकार को लीगली मिल गया है, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।